क्लास रहेगी बीपीएससी, बीपीएससी 131, बीपीएससी 131, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, पॉलिटिकल साइंस बीएजी या बीएम, जो बीएजी के बच्चे रहेंगे फर्स्ट ईयर में आपका रहेगा बीपीएससी 131 में। आज की जो हमारी क्लास है चैप्टर नंबर 7 है, पढ़ने जा रहे हैं। इससे मैंने 6 चैप्टर पहले मैंने पढ़ा रखे हैं, उनका भी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा, वहां पर आज के जा करके जरूर देख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मैं विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें अगर आपके पास बुक है तो आप लोग मार्किंग भी जरूर कर लेना, जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने मार्किंग कर रखा है। देखिए हमारा जो चैप्टर नंबर 7वां हमें इसमें पढ़ना क्या है, जैसे मैं आपको शुरू में सबसे पहले बताऊंगा लोकतंत्र आखिर होता क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ हमें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां पर जैसे हमें भूमिका लिखनी या परिचय लिखनी, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, तो वहां पर हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में 2-4 लाइनें लिखेंगे, ये सही रहेगा, या हम लोकतंत्र को समझ सकते हैं। उसके बाद हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र, न्यूनवादी या वास्तविक या अधिनायकवादी लोकतंत्र क्या होता है। देखो एग्जाम में की बात कहूं तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है न्यूनवादी या वास्तविक लोकतंत्र क्या है, या प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र क्या है। ये यानी 7.2 जो आपका ना, ये बहुत बार आता है। अरे ज्यादातर 20 नंबर में, और कह सकते हो लोकतंत्र वाले चैप्टर से अगर इग्नू ने क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ से 7.2 से पूछता ही पूछता है। और इसको मैं बहुत डीप में बताऊंगा, इसलिए आप लोग जो जो चीजें मैं बताऊंगा आप पेन पेपर भी लिए रहेंगे तो जरूर उसमें थोड़ा बहुत नोट डाउन जरूर कर लेना, ताकि आप इसको आसानी से समझ सके, क्योंकि बुक थोड़ा ये थोड़ा टफ टाइप की बुक है, लेकिन मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें हमें लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, तो लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और भारतीय लोकतंत्र क्या होता, तो खास तौर से 7.1, 7.2 आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 7.1 में क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। देखेगा लोकतंत्र का उदय यूनान में हुआ है। अगर मैं हम बात करें तो भाई लोकतंत्र की जो शुरुआत है कहां से हुई है, यूनान से हुई है, ठीक है। यूनान एक कह सकते हो भैया उस समय देश था, यह एक नगर राज्य था जिसको हम लोग यूनान कहते हैं। लोकतंत्र कहां से शुरू हुआ है, यूनान से शुरू हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व के आसपास यूनान में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। देखो लोग कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि लोकतंत्र की जो शुरुआत है वह यूनान से हुई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि लगभग 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व अगर देखें कि आसपास यूनान में पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। क्या बनी थी, यूनान में ही पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। अब देखेगा लोकतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। आप सबको पता होगा कि लोकतंत्र को हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है या जो वर्ड है, ठीक है, इसका उद्भव यूनानी भाषा के शब्द से हुआ है। देखो अगर मैं बात कहूं कि जो अंग्रेजी भाषा में हम लोग लोकतंत्र को बोलते हैं भाई मेरे डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो शब्द है यानी जो वर्ड है उसकी शुरुआत यूनानी शब्द यानी डेमोक्रेसिया, डेमोक्रेटिया से हुई है, ठीक है। यानी यूनानी भाषा का जो शब्द है डेमोक्रेटिया, उससे ही डेमोक्रेसी बनी है, ठीक है, से बना है। अगर हम लोग बात करें कि जो डेमोक्रेटिया है, ठीक है, डेमोक्रेटिया बोलते हैं, ठीक है, यूनानी शब्द, ये दो यूनानी शब्द हैं, एक है डेमो और दूसरा है क्रेटिया, ठीक है, यूनानी शब्द से बना हुआ। देखो यूनान में अगर आप देखेंगे यूनानी भाषा का जो शब्द है डेमोक्रेटिया, उसका मतलब है कि लोगों की शक्ति के साथ मिलकर के, डेमो का मतलब है लोग और क्रेटिया का शब्द होता है शक्ति से मिलकर। इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन होता है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जब लोगों के द्वारा शासन हो या लोगों के द्वारा शासन किया जाता हो, ठीक है, जो सरकार लोगों की सच्चे अर्थों में वैधानिकता प्रदान करता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा शासन। देखिए यहां से इन्होंने जैसे यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है ना कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा
शासन होता है, ठीक है? उसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है? और जो लोकतंत्र को अंग्रेजी में बोला जाता भाई मेरे डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है वह यूनानी भाषा के सम डेमोक्रेटिया से हुई है, ठीक है? और लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनान में हुई थी। लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है कि वहां पर पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। आप देखिएगा, इसी कारण हम लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। अगर आज आप लोग देखोगे, हर देश का लोकतंत्र आपको अलग-अलग प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है? क्या आप देखोगे कि हर लोकतंत्र कई प्रकार का होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को पढ़ने जा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी अगर आप देखेंगे, तो हर देश की डेमोक्रेसी आपको अलग दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं बात कहूँ, जैसे भारत का जो लोकतंत्र है, वैसा लोकतंत्र पाकिस्तान का लोकतंत्र शायद नहीं है, ठीक है? या जैसे भारतीय लोकतंत्र है, शायद वैसे अमेरिका का लोकतंत्र नहीं है, ठीक है? तो आपको हर देशों में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, अगर हम लोग लोकतंत्र को पढ़े, देखिएगा, जैसे आप देखोगे उत्तर कोरिया, ठीक है? ठीक है? अगर आप लोग देखोगे, उत्तर कोरिया में अधिनायकवादी लोकतंत्र है। अधिनायकवादी मतलब समझते हो, तानाशाही वाला लोकतंत्र, ठीक है? उत्तर कोरिया में कैसा लोकतंत्र है भाई मेरे? अधिनायकवादी लोकतंत्र है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान और तुर्की में, ध्यान रखना, पाकिस्तान और तुर्की में इस्लामिक लोकतंत्र है। पाकिस्तान कैसी कंट्री है? इस्लामिक डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि उत्तर कोरिया में अधिनायकवादी, ठीक है? इस प्रकार से आगे देखिएगा, अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, ठीक है? वहां पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में कैसा लोकतंत्र है? अध्यक्षात्मक, ठीक है? उसी प्रकार से अगर हम लोग बोले, तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है, यानी कह सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? अगर कोई पूछे भाई भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसद मतलब समझते हो, यहाँ की जो सरकार है वह संसद से निकल के आती है। आप सबको जैसे पता होगा कि आने वाले कुछ महीनों में, यानी अगले इसी 2024 में आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में और मई के महीने में हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, जो जिसे संसदीय इलेक्शन होने वाले हैं। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में हमको संसदीय लोकतंत्र दिखाई देता है। सेम अगर हम दूसरे देश, अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में इस्लामिक डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से अमेरिका की अगर बात करूं, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। वहीं अगर हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं, तो वहां पर अधिनायकवादी लोकतंत्र है, ठीक है? इस प्रकार से होता है। देखिएगा, अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं, तो लोकतंत्र में दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं या कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहां पर दो मुद्दे, खास तौर से दो मुद्दों में अगर आप देखेंगे, स्वतंत्रता और समानता को देखने को मिलती है। भाई लोकतंत्र दो चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वह स्वतंत्रता और समानता में हमें देखता। देखो, स्वतंत्रता और समानता बहुत जरूरी है, और लोकतंत्र के लिए तो ज्यादा जरूरी है, और दोनों एक प्रकार के विरोधाभासी हैं। यानी स्वतंत्रता और समानता के अंतर्निहित तनाव देखने को मिलता है, जिसे सभी प्रकार के लोकतांत्रिक लोकतंत्र जूझता है। यानी लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि लोकतंत्र में अगर हम समानता को ज्यादा कर देते हैं, तो भाई मेरे स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। अगर स्वतंत्रता को ज्यादा बढ़ा दोगे, तो समानता खतरे में पड़ जाती है। तो लोकतंत्र कह सकते हो कि स्वतंत्रता और समानता के बीच जूझ रहा है, ठीक है? यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप लोग सैंडविच की बात करो, सैंड के बीच में जैसे क्या बोलते हैं, आलू दबा दी जाती है, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है, यानी जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें स्वतंत्रता और समानता के बीच में जूझना पड़ता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रसारित करने पर, समानता पर, यानी वही बात करें कि जब हम लोग स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देंगे, तो समानता पर विपरीत यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लोग समानता यानी समानता की बात करते हैं, तो वहां पर स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जो लोकतंत्र है, क्या मैंने बोला कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र दो चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वह होती है एक स्वतंत्रता, और दूसरी होती है समानता। अगर हम लोग समानता की पहलुओं को यानी समानता को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, तो स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम स्वतंत्रता को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वहां पर समानता प्रभावित होगी। तो स्वतंत्रता और समानता के
दोनों पहिए बराबर होने चाहिए, तब वहां पर लोकतंत्र सही हो सकता है। नहीं, लोकतंत्र में कहा जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, चाहे वो हमारा देश भारत ही क्यों ना हो, अगर आप देखेंगे कि भारत में अगर हम लोग स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वहां पर समानता खतरे में पड़ जाएगी। अगर हम लोग समानता की बात करेंगे तो वहां पर यानी अगर कह सकते हैं, अगर हम समानता पर जाएंगे तो वहां पर स्वतंत्रता खतरे में पड़ती रहती है। तो ये लोकतंत्र को लेकर के आपको पता होना चाहिए क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लोकतंत्र के अर्थ को समझने के लिए हम कुछ शब्दों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ी होगी, लोकतंत्र तो वैसे पढ़ा ही होगा, तो लोकतंत्र में कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, या बार बार कह सकते हो कि लोकतंत्र में ये शब्दों को आप बार बार सुनते होंगे। या लोकतंत्र के जो जहां पर भी डेमोक्रेसी सरकारें, लोकतांत्रिक सरकारें हो, चाहे हमारा देश भारत ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी इन शब्दों को आप लोग बार बार सुनेंगे। जैसे लोकतंत्र में कुछ चीजें क्या सुनाई देती है, जैसे भैया गरीब और हीन हीन बहुत सुना जाता है। भैया गरीबों का देश है, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है, या मजदूरों के लिए काम कर रही है, यानी गरीब और हीनता के लोगों के द्वारा शोषण, ऐसा है। यानी ये शब्द बहुत सुनाई देगा। लोकतंत्र में समान अवसर पर आधारित समाज होता है। देखो, जहां पर भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, वहां पर का जो समाज है, यहाँ की जो सरकार होती है, सबको समान अवसर देती है। समान अवसर का मतलब होता है कि सबको बराबर आगे बढ़ने का अधिकार होता है। समान अवसर का मतलब होता है किसी को भी स्पेशल राइट नहीं है, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, यानी सबको समान अधिकार दिए जाते। कहां पर? लोकतंत्र में। लोकतांत्रिक सरकारें सभी को समान अधिकार देने के पक्षधर हमको दिखाई देती हैं। ठीक है। सामाजिक असमानता के कार्य को कम करने में, देखो जहां पर भी लोकतंत्र होता है, वहां की सरकारें ये चाहती हैं कि जो सामाजिक असमानता, यानी समाज में जो दूरियां हैं, चाहे अमीर गरीब के बीच हो, चाहे वो जातिवाद के बीच हो, चाहे समाज में आर्थिक असमानता हो, लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा ही सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए हमेशा पक्षधर दिखाई देती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें समाज कल्याण के लिए, यानी सोसाइटी का कल्याण हो, यानी वेलफेयर सरकारें हमको दिखाई देती, कल्याणकारी सरकारें होती हैं। और ऐसी सरकारें जो गरीब लोग हैं, या जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, या जो लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब है, यानी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उन लोगों को क्या कह सकते हो कि उन लोगों के लिए हम लोगों को कार्य करते हुए दिखाई देती हैं। लोकतंत्र में एक बड़ा होता भाई, लोकतंत्र में बहुमत चलता है, जिसके पास मेजोरिटी है। क्या होता है लोकतंत्र में? एक चीज हो, बहुमत बहुमत चलता है। कहने का मतलब भाई मेरे, मान लो कि कहीं पर 100 आदमी बैठे हुए हैं, अगर 60 लोग कह रहे हैं, जैसे मान लो कि 100 आदमी बैठा हुआ, ठीक है, और वहां पर किसी ने मर्डर कर दिया, तो 60 लोग कह रहे हैं कि इसको, भाई इसको छोड़ दो, इसने मर्डर कर दिया, कोई बात नहीं, इसको फांसी नहीं होगी। वहीं पर अगर 40 लोग कह रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति ने गलत ही कर रखा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने अगर किसी का मर्डर कर दिया होगा, तो वहां पर अगर 100 लोगों से वोटिंग कराई जाएगी, अगर 100 लोगों ने कर दिया इसको कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे 40 लोग उसके विरोध में खड़े हो, यानी यहाँ पर हमेशा बहुमत चलता है। जिसके पास संख्या बल होगा, क्या मैंने बोला? जिसके पास भी संख्या बल होगा, जिसके पास भी बहुमत होगा, वो निर्णय लेगा। डिसीजन मेकिंग, यानी बहुमत आधारित लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र हमेशा जो लोग बड़ी संख्या, बहुमत पर चलता है भाई, संख्या बल जिसके पास है, लोकतंत्र उसी की सुनेगा, चाहे वो व्यक्ति गलत ही क्यों ना हो। अरे चाहे तुम कितने ही शरीफ हो, या तुम चाहे कितने निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, लोकतंत्र हमेशा मेजोरिटी के साथ खड़ा होगा। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू है। ठीक है। लोकतंत्र बहुमत की बात करता है। ठीक है, आगे देखेगा, बहुमत के शासन की बाधाओं को हटाते हुए अल्पसंख्यक अधिकार। देखो, लोकतंत्र बहुमत की बात तो जरूर करता है, मेजोरिटी हमेशा लोकतंत्र के पक्षधर रही है, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि हम लोग बहुमत के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन जो लोग अल्पमत में हैं या अल्पसंख्यक हैं, यानी ठीक है माइनॉरिटी जो हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए भी हमें लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकारें दिखाई देती। मैंने क्या बोला कि लोकतंत्र जो होता है, वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें अल्पसंख्यकों की मदद करते हुए हमको दिखाई देती हैं। अगला लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है, कि यहाँ पर लोकप्रिय मतदान हेतु सार्वजनिक कार्यालयों में मतदान के बाद, देखो लोकतंत्र जहां पर भी होगा, वहां पर मतदान जरूर होगा। यानी वहां की जो सरकारें होती हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनी जाती। मैंने क्या बोला
कि जो भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वह चुनाव के जरिए, इलेक्शन के जरिए या मतदान के जरिए उनको चुना जाता है। देखो डेमोक्रेसी जहां पर भी होगी वहां पर मतदान जरूर होगा, यानी वोटिंग बहुत होती है, ठीक है। वोटिंग के जरिए ही फैसलों को लिया जाता है, डिसीजन लिया जाएगा। जहां पर भी लोकतंत्र में बहुत ही खासियत है लोकतंत्र की, या लोकतंत्र की आप लोग विशेषता कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमेशा बहुमत का दिखाई देता। भाई लोकतंत्र हमेशा बहुमत की बात करेगा, या लोकतंत्र कह सकते हो कि मतदान की बात करता है, वोटिंग की बात करता है, ठीक है। लोकतंत्र की अगर बात करूं तो ये गरीबों की बात करता है, या अल्पसंख्यकों की बात करता है, या लोकतंत्र जो गरीब लोग हैं, हीन लोग हैं, जो इनकी बात करता है। लोकतंत्र उचित समान अवसर की बात करता है। लोकतंत्र कह सकते हैं सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करता है। समाज में जो आर्थिक असमानता है, यानी अमीर गरीब के बीच जो खाई है, उस खाई को यानी जो गैपिंग है, उस गैपिंग को भरने का काम करता है। लोकतंत्र हमेशा ही समाज कल्याण की बात करता है, सोशल वेलफेयर। जैसे अगर आप देखें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर आप लोग हमारे देश में भी देखोगे तो हमारी सरकार भी लोगों को भाई 5 किलो राशन दे रही है। कहीं कहीं किसी किसी राज्य में सरकारें बिजली फ्री दे देती हैं, पानी फ्री दे देती हैं। बच्चों के लिए जो गरीब व्यक्ति हैं उनके बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन है, या अगर आप देखेंगे उनको तमाम तरह के जो सुविधाएं गरीब लोगों को दी जाती हैं। इसका मतलब है लोकतांत्रिक सरकारें कुछ इसी प्रकार की होती है। और लोकतंत्र हमेशा कह सकते हो कि वह चुनकर के आता है। क्या होता है कि लोकतंत्र में जो लोग हैं उन्हें के पास सारी सत्ता होती है, यानी जो आम लोग हैं, यानी जनता ही क्या होती, जनता से ही सरकार निकल के आती है। यानी लोकतांत्रिक सरकारें में क्या होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है, सरकार जो होती है वह जनता के द्वारा बनाई जाती है। जनता ही कुछ लोगों को अपने में से चुन करके भेजती है। इन लोकतांत्रिक सरकारों की बहुत बड़ी खासियत होती है। अगला जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रतिक्रियात्मक, न्यूनवादी, वास्तविक या अधिकतम आयाम। यानी हम देखेंगे कि भाई प्रतिक्रियात्मक, न्यूनवादी, ठीक है, या कह सकते हैं कि प्रतिक्रियात्मक, न्यूनतम या वास्तविक या अधिकतम आयाम क्या था। एग्जाम में बता दूं, एग्जाम में आपको न्यूनवादी लोकतंत्र क्या होता है, या अधिकतावादी या वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या ये चीजें आती बहुत हैं, ठीक है। इसको कई बार पूछेगा भी, आता भी है। पॉइंट हम लोग देख रहे हैं उसको छोड़ो, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ, सुन देखिएगा। क्या मैंने बोला आपको कि अगला जो हमें पॉइंट पढ़ना, देखो एग्जाम में दो चीजें पूछी जाएंगी, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे प्रतिक्रियात्मक बोले उसी को न्यूनवादी बोलते हैं भाई मेरे, प्रतिक्रियात्मक को ही न्यूनवादी लोकतंत्र कहते हैं, इसको समझ लो। चाहे प्रतिक्रियात्मक बोलो या न्यूनतम या न्यूनवादी लोकतंत्र उसको बोलते हैं। दूसरा है वास्तविक, वास्तविक को ही अधिकतावादी लोकतंत्र कहते हैं। यानी एक ही चीज के दो दो नाम है और दो चीजें हैं। यानी प्रतिक्रियात्मक को ही न्यूनवादी लोकतंत्र कहा जाता है और वास्तविक लोकतंत्र को ही अधिकतावादी लोकतंत्र कहा जाता है। तो अब हमें दो चीजें पढ़नी है, तो प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र क्या होता है और वास्तविक या अधिकतावादी लोकतंत्र क्या होता है, अब हमें ये पढ़ना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं आपको जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको हम पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हैं प्रतिक्रियात्मक, सबसे देखेंगे, या न्यूनवादी लोकतंत्र को पढ़ेंगे। ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है और खूब आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये यही एग्जाम में ही आता है, ठीक है। एग्जाम में यही आएगा, ठीक है, देखेगा। प्रतिक्रियात्मक, देखो यहां से जैसे बोलता है कि लोकतंत्र के दो आयाम है, लोकतंत्र को हम दो आयामों से समझ सकते हैं, यानी दो चीजों के जरिए हमें लोकतंत्र को समझ सकते हैं। पहला है कि प्रतिक्रियात्मक यानी न्यूनवादी लोकतंत्र, दूसरा है वास्तविक या अधिकतावादी लोकतंत्र, ठीक है। देखिएगा, प्रतिक्रियात्मक आयाम का अपना ध्यान केवल लोकतंत्र प्राप्ति की प्रक्रिया और साधन पर है। देखो, जो प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र होता है उस लोकतंत्र का मतलब केवल होता है कि भैया लोकतंत्र को प्राप्त करना या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मिल जाए। देखो, जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र होता है उसका मतलब होता है कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, यानी जो लोकतंत्र का जो प्रोसेस होता है उसको प्राप्त करना, या उसके साधनों को प्राप्त करने का ही तक सीमित रहता है। इसका तर्क होता है कि सार्वजनिक वैक्स मताधिकार पर आधारित नियमित प्रतिस्पर्धात्मक, देखो जो प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र होता है उसका मतलब यही होता है कि वहां पर जो लोग 18 वर्ष के हैं उनको मतदान के जरिए
वोट डालने का अधिकार मिलता है और इसके जरिए राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र से सरकार बनती है। जो भैया प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र होता है उसका सिंपल से मतलब यही होता है कि वहां पर इलेक्शन होगा, चुनाव होगा और वहां पर जो लोग 18 वर्ष से ज्यादा वर्ष के लोग हैं वह लोग चुनाव चुन करके सरकार को चुनते हैं। वही प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र होता है। क्या होता है? उसी को हम लोग प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र कहते हैं कि जहां पर 18 वर्ष से ज्यादा के आयु वर्ग के लोग इलेक्शन में मतदान करके यानी वोटिंग करके सरकार को चुनते हैं। वही प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र होता है या वही प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र के द्वारा चयनित सरकारें होती हैं। इसको समझ लो प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र क्या होता है। अगला हम लोगों को पढ़ना है न्यूनवादी लोकतंत्र क्या होता है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं न्यूनवादी। ये आपसे पूछेगा एग्जाम में आएगा न्यूनवादी लोकतंत्र क्या है। देखिएगा न्यूनवादी विचार में चुनाव भागीदारी के अलावा लोगों को निष्क्रिय माना जाता है। देखो जो न्यूनवादी लोकतंत्र होता है उसकी सरकारें उसमें कहा जाता है कि लोग लोग वोट तो देंगे लेकिन उनकी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी। देखो न्यूनवादी लोकतंत्र में कहा जाता है कि न्यूनवादी लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें लोग चुनाव में तो भाग लेते हैं, चुनाव में तो मतदान करते हैं, लेकिन बाद में लोग एक प्रकार से इनएक्टिव हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासित होते हैं। कहने का मतलब है कि न्यूनवादी लोकतंत्र में क्या होता है भैया कि सभी लोग वोट डालेंगे और कुछ कुछ लोगों को चुन लेंगे, फिर सारा काम जो चुने हुए लोग होंगे वही लोग सारे काम को करेंगे, सारे प्रोसेस को करेंगे, बल्कि उसके बाद लोगों का कोई काम नहीं बचता है। उसी को हम बोलते हैं न्यूनवादी लोकतंत्र। जैसे न्यूनवादी लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे मान लो कि भैया देश में चुनाव होगा, चुनाव के समय सभी लोग वोट डालने जाएंगे और एक सरकार को चुन लेंगे। उसके बाद लोग जो होंगे उनकी जो जिम्मेदारी खत्म, अब जिन लोगों को उन्होंने चुना है सारे काम वहां वही करेंगे, यानी अब लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। यही होता है न्यूनवादी लोकतंत्र। न्यूनवादी लोकतंत्र इस दृष्टि का जोर इस बात पर है कि कैसे एक लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव करें। न्यूनवादी लोकतंत्र सिर्फ एक सरकार चुनने की बात करता, बस न्यूनवादी लोकतंत्र यह कहता भैया कि लोग एक सरकार चुन लें और उसके बाद लोगों का कोई काम नहीं है, लोगों पर वो सरकार शासन करेगी। यही है न्यूनवादी लोकतंत्र। आपको पता होना चाहिए कि न्यूनवादी लोकतंत्र है क्या। न्यूनवादी लोकतांत्रिक सरकारें इसी बात की पक्षधर हमको दिखाई देती हैं, सिर्फ वह आवाम को यानी नागरिकों को एक वोटर के तौर पर यूज करती हैं। और न्यूनवादी लोकतंत्र के समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी जाए, ठीक है, बस इसी पर है, ना कि स्वतंत्रता और आजादी पर। न्यूनवादी सरकारें, एक न्यूनवादी लोकतंत्र के जो समर्थक लोग हैं वह एक सरकार चुनने की बात कहते हैं, उसके बाद नागरिक को स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी मिलेगी, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वह सिर्फ लोगों से एक सरकार चुनवा लेंगे और वही सरकार लोगों पर शासन करेगी। उनका आजादी से, स्वतंत्रता से, समानता से उनका कोई मतलब नहीं है। यानी जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र है, न्यूनवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय और संतुलन के अभाव में निर्वाचित नेता अपने लाभ के लिए प्रक्रियाओं और शक्तियों में हेर फेर करके अधिनायकवादी बन सकता है। कह रहे भैया कि जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र होता है वहां पर जब लोग किसी को चुन लेंगे तो वहां का जो चुना हुआ नेता होगा वह इधर उधर करके हेर फेर करके रुपया पैसे कमा करके वह तानाशाह भी बन सकता है। देखो न्यूनवादी लोकतंत्र में क्या होगा भैया, सभी लोग जाएंगे, वोट डाल देगा, वोट डाल दिया, उसके बाद जो चुना हुआ आदमी होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, जो नेता होता होगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग बनेंगे वो आगे चल करके तानाशाह या डिक्टेटरशिप वहां पर भी आ सकती है। इस बात को न्यूनवादी लोकतंत्र में कहा जाता है। न्यूनवादी लोकतांत्रिक जो समर्थक लोग हैं कहते हैं कि लोग जाएं, चुन ले, एक सरकार बन जाएगी। लेकिन न्यूनवादी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक बात यही होती है कि वहां पर जो चुने हुए लोग हैं उनके पास शक्तियां बहुत होती हैं। वह शक्तियों का प्रयोग करके आगे चल करके वह कह सकते हो कि एक प्रकार से वहां अधिनायकवादी बन सकते हैं, यानी तानाशाह बन सकता है, डिक्टेटरशिप वहां पर आ सकती है जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र होगा। ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार जो लोगों की शक्ति अपने पास रखती है, जो आधारभूत अधिकार अपने पास रखती है, वह कुलीन लोगों पर कार्य कर सकती है। देखो
जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र होता है, ऐसी जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र है, वहां पर लोगों के पास कोई शक्ति नहीं होती है, सारी शक्तियां सरकार के पास होगी। क्या मैंने बोला कि न्यूनवादी लोकतंत्र में समस्त शक्तियां, आप लोग कह सकते हैं समस्त शक्तियां सरकार के पास होती हैं। लोगों ने सिर्फ चुनाव वोट डाल करके सिर्फ एक सरकार चुननी है। लोगों को वहां पर किसी प्रकार की शक्तियां नहीं होती है। समस्त शक्तियों का जो यूज है या जो यूज करती है वह सरकार अपने पास रखती है। और यहाँ पर जो कुलीन वर्ग है यानी अमीर आदमी जो है, सरकार उसके लिए कार्य करती है, अमीर आदमी की चलती भाई वहां, ठीक है। इस तरह की घटनाओं का अस्तित्व 1980 1990 के दशक में देखने को मिला। देखो भैया, एक कुलीन, अगर आप देखोगे अर्जेंटीना 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 देश है और ब्राजील देश है, वहां पर हमें न्यूनवादी लोकतंत्र दिखाई देता है, जहां पर लोग एक चुनाव के जरिए सरकार को चुन लेते हैं। फिर सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, सरकार के पास समस्त शक्तियां होती हैं, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रहता है। और ऐसे वहां पर कह सकते हो कि ऐसी कुछ लोकतांत्रिक जो देश हैं, जैसे अर्जेंटीना है, ब्राजील है, वहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र है, यानी वहां पर लिटिल डेमोक्रेसी, छोटी डेमोक्रेसी है, जैसे आप कह सकते हैं छोटी छोटी छुट्टू छुट्टू, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं। यानी वहां पर सिर्फ आदमी वोट डालेगा, सरकार बन गई, सरकार के पास सारी पावर है, सारी शक्तियां सरकार अपने पास रखती है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि न्यूनवादी लोकतंत्र में जो लीडर है, वो जो लीडर है, जो नेता है, वह डिक्टेटर बन सकता है, यानी तानाशाह भी बन सकता है। वहां पर कह सकते एक तानाशाही सरकार भी में बदल सकती है जो चुन कर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां हैं, समझ सकती है। जनता के पास कोई पावर और नहीं, अधिकार अधिकार कुछ नहीं होता, ठीक है। जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र होगा, यद्यपि वहां समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, परंतु शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में। करें भैया कि जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र होगा, वहां पर खाली चुनाव चुनाव होता है बस खाली, और सारी शक्तियां सरकार के पास होती हैं, समस्त शक्तियां। और ये जो सारी शक्तियां होती हैं, वह किसी एक राजनीतिक दल में या किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती हैं। वही सर्वे सर्वा बन जाएगा, वही वही बन जाएगा भगवान उनके लिए। कहने का मतलब है कि जहां पर न्यूनवादी लोकतंत्र होता है, वहां पर इलेक्शन तो होगा, चुनाव तो होगा, लोग वोट तो डालेंगे, लेकिन सारी पावर, सारी शक्तियां इस सरकारें में होगी, सारी शक्तियां सरकार में होती है, ठीक है, केंद्रित होकर। अगर हम बात करें जैसे मध्य एशियाई देशों में, ऐसी सरकारें हमको देख, मध्य एशिया जो है जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मध्य एशिया में हमको ऐसी सरकारें देखने को मिलती हैं जहां पर न्यूनवादी या प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। भैया मध्य एशिया के जितने देश हैं, वहां पर आदमी चुनाव तो वोट तो डालेगा, मतदान तो करने जाता है, चुना सरकार आ गई मानो। अब सरकार के पास सारी पावर है, जनता के पास कोई शक्ति फक्ति नहीं है अधिक। जैसे हमारे देश में देखोगे, हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, बहुत सारा अधिकार होता है ना, वहां पर कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। ऐसी इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूनवादी या प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। और ऐसा लोकतंत्र कहां पर है, न्यूनवादी और प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र कहां पर है? ये अर्जेंटीना में है, ब्राजील में है, और 1980 के दशक में और 1990 के टाइम में ऐसा ऐसा न्यूनवादी लोकतंत्र खूब रहा। आप देखिएगा, एक थिंकर का नाम है, एक विचारक है, ठीक है, टेली कालरे का कहना है, ऐसी परिस्थितियां जहां चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र के आयामों के साथ प्राथमिकता दी जाती है, न्यूनवादी दृष्टिकोण चुनाववाद में दोष का कारण है। देखो जहां पर, देखो अब जैसे हमने बोला न्यूनवादी लोकतंत्र, भैया न्यूनवादी लोकतंत्र में सिर्फ चुनाववाद है, बस इलेक्शन है, इलेक्शन होता, बाकी कुछ होता नहीं है। न्यूनवादी लोकतंत्र में यहाँ पर टेरी कोलर का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया होती है और सिर्फ चुनाव को ही प्राथमिकता दी जाती है, बाकी सारी शक्तियां सरकार के पास रहती हैं, ठीक है। फरीदा फरीदा कहते हैं कि यह अनुदारवादी लोकतंत्र है। फरीदा एक विचारक है, एक थिंकर है, वो कहता है यह एक अनुदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित होती है, लेकिन संविधान में वर्णित शक्तियां की सीमाओं को नजरअंदाज। देखो जहां पर भी न्यूनवादी लोकतंत्र होगा, भैया सरकार तो बनती है, सरकार तो लोग ही चुनते हैं, लेकिन सरकार संविधान में जो शक्तियां होती हैं उसको कुछ नहीं देखती है, अपने मन मर्जी से काम करती है। यही होता है प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र या न्यूनवादी लोकतंत्र में।
अब नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता पर वंचित, यानी जहां पर प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र या न्यूनवादी लोकतंत्र उसको कहते हैं, जहां पर नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं रहता है, ना तो उनकी स्वतंत्रता है, ना तो उनको समानता रहती है। वो सिर्फ चुनाव के जरिए एक सरकार को चुनते हैं और सारी शक्तियां सरकार में ही निहित रहती हैं। ऐसी ऐसी जगह पर सरकारें तानाशाह भी बन सकती हैं, वहां पर डिक्टेटरशिप भी आ सकती है। और ऐसे देश दुनिया में ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ऐसे देशों में हम लोगों को प्रतिक्रियात्मक या न्यूनवादी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी हमको दिखाई देती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र है, इसके आगे चल करके हम एक लोकतंत्र और पढ़ेंगे जिसको हम लोग वास्तविक लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई, वास्तविक लोकतंत्र तब आया जब उसने प्रतिक्रियात्मक या जो न्यूनवादी लोकतंत्र है उसके जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। भैया, प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव चुनाव होता था और सारा शक्ति सरकार के पास चली जाती थी। इसलिए वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक लोकतंत्र को आप लोग कह सकते हैं कि यह जो न्यूनवादी लोकतंत्र है उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। यानी वास्तविक लोकतंत्र प्रतिक्रियात्मक या न्यूनवादी जो लोकतंत्र होता है उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसका मानना है, देखो वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है। वास्तविक लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन भागीदारी में बाधा हो सकती है। शासन करने की, देखो जो वास्तविक लोकतंत्र होता है उसमें शासन करने की बजाय वास्तविक अर्थों में यह अपना सामाजिक समानता जैसे परिणाम पर, देखो वास्तविक लोकतंत्र वह होता है कि जहां पर सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है, लोगों को शक्तियां देती है, और सरकार जो होती है वह लोग चुनेंगे, लेकिन सरकार समाज में समानता, स्वतंत्रता, इस प्रकार के अधिकारों को अपने नागरिकों को देती है, उसको वास्तविक लोकतंत्र बोलते हैं। वास्तविक लोकतंत्र हम उसको कहते हैं, कहा जा सकता है कि जहां पर लोग चुनाव तो सरकार तो चुनकर के आती है, लेकिन लोगों के पास अधिकार होते हैं और सरकार लोगों के समाज कल्याण के लिए उनको समानता जैसे अधिकार भी देती है। एक अर्थ में यह सीमित लोगों के हितों के बजाय, देखो जो वास्तविक लोकतंत्र होता है वह कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए, सब लोगों के लिए हित का काम करती है। समाज के जितने भी वर्ग होंगे सबके लिए भलाई की बात करती है। पुनर्वितरणात्मक न्याय के माध्यम से वंचित वर्गों के साथ, देखो भाई जो वास्तविक लोकतंत्र होता है उसमें जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, गरीब है, उनको भी अधिकार मिलता है और सरकार उनके लिए भी काम करती है, जिसको हम लोग वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं। और पहले मैंने बता दिया न्यूनवादी में क्या होता है, सरकार तो चुनी जाती है लेकिन सरकार के पास सारा शक्ति होता है, वो आम लोगों के लिए कोई काम वाम नहीं करते। लेकिन जो वास्तविक लोकतंत्र होता है उसमें लोग ही सरकार को चुनते हैं, लेकिन सरकार जो होती है वह यानी वंचित वर्ग के लिए, यानी जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, उनके गरीबों के लिए अधिकारों की रक्षा की जाती है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण राज्य के हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसे वर्गों की राजनीतिक भागीदारी भी होती है। यानी जहां पर वास्तविक लोकतंत्र होता है वहां पर सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करती है। और बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो महिला है, गरीब है, किसान है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को राजनीतिक भागीदारी मिलती है। ये लोग भी सरकार में प्रक्रिया में इनकी भागीदारी रहती है। विभिन्न राजनीतिक विज्ञानी, अगर मैं बात करूं जो वास्तविक लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र को अगर हम लोग बात करें, चाहे जॉन लोक हैं या जीन है, रूसो है, इमानुएल कांट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन लोगों ने विकास में अपना योगदान दिया। यानी वास्तविक लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है, जो एक प्रकार से जहां पर हमको तानाशाही या डिक्टेटरशिप आती हुई नहीं दिखती है। वास्तविक लोकतंत्र जो होता है वह महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए या वंचित वर्ग के लिए काम करता है, और राज्य गरीबों को, महिलाओं को, वंचित वर्ग को राजनीतिक भागीदारी भी देता है और उनको स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, इस प्रकार के अधिकार भी उन लोगों को दिए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें राजनीतिक विज्ञान में, चाहे जॉन लोक हो या रूसो हो या इमानुएल कांट हो, या जैसे अगर बताओ, जैसे मैंने बोला जॉन लोक है, ठीक है, रूसो है, इमानुएल कांट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है,
इन लोगों ने वास्तविक लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में या इसको बेहतर बनाने में अपना विशेष योगदान कह सकते हो कि इस पॉलिटिकल साइंस में दिया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्कैमटप का विश्वास है कि लोकतंत्र ऐसी कल्पना है जो समानता के लक्ष्य को मानती है। लोकतंत्र हमेशा समानता का पक्षधर हमको दिखाई देता है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरा भी हमें समानता दिखाई देती है। अगर हम लोग बात करें, रूसो कहता है कि लोकतंत्र जो है वह लोकतंत्र एक प्रकार का औपचारिक प्रकार का दास प्रथा के समान है। केवल समतावादी लोकतंत्र ही राजनीतिक, यानी लोकतंत्र में हमेशा समानता होनी चाहिए। देखो रूसो क्या कहता है, रूसो कहता है कि भाई लोकतंत्र में समानतावादी होना चाहिए, लोकतंत्र समानता का पक्षधर हो। अगर लोकतंत्र समानता की बात नहीं करेगा तो वहां पर दास प्रथा आ जाएगी, यानी वहां पर एक व्यक्ति स्वामी बन जाएगा और दूसरा व्यक्ति गुलाम बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। यानी डेमोक्रेसी का अर्थ वही है जहां पर समानता पर आधारित समाज हो, जहां पर बराबरी हो। ठीक है, लोकतंत्र के लिए बराबरी या समानता होना बहुत जरूरी है। चाहे अगर मैं जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करूं, जॉन लोक हैं या रूसो हैं, रूसो तो खास तौर से कहता था कि लोकतंत्र में अगर समानता नहीं रहेगी या समानता नहीं रहेगी तो वहां पर दास प्रथा आ सकती है, क्योंकि समानता ही लोगों को राजनीतिक वैधता देती है। यानी लोगों की राजनीतिक भागीदारी होना जरूरी है लोकतंत्र में। जैसे मैंने आप सबको पढ़ाया था या बताया था, क्या बताया था कि भाई मेरे जो न्यूनवादी लोकतंत्र होता है वह किसकी बात करता है? न्यूनवादी लोकतंत्र तो कहता है कि भैया सभी लोग चुनाव में वोट देंगे, सिर्फ वह लोगों को वोटों तक ही सीमित रखता है, इलेक्शन प्रक्रिया में वो भाग लेंगे, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, सारा काम सरकार करेगी, लोग बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक लोकतंत्र होता है, यह लोकतंत्र समाज में समानता की बात करता है और लोगों को वोट डालने के साथ साथ उनकी राजनीतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। और वास्तविक लोकतंत्र गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचित वर्गों के लिए, इनके लिए काम ही करता है, बल्कि इनको राजनीति में भी मौके देता है और इनकी राजनीतिक वैधता भी बनी रहती है। तो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात मैं बता दूं, प्रतिक्रियात्मक को ही न्यूनता या न्यूनवादी लोकतंत्र कहते हैं और वास्तविक लोकतंत्र को ही अधिकतमवादी लोकतंत्र कहते हैं। दोनों का मतलब एक है। देखो एक बता दूं, इस दोनों को एक रख लो, ये दोनों एक है और ये दोनों एक हैं। ठीक है, अब इन दोनों को, प्रतिक्रियात्मक और न्यूनतम को, इसी को प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र या न्यूनवादी लोकतंत्र कहते हैं और दूसरा होता है वास्तविक या अधिकतम आयाम यानी अधिकतावादी लोकतंत्र भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम का कह सकता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता बहुत है। ठीक है, आएगा जरूर, 100% आता है और 20 नंबर में आता है। ठीक है, बुक में कम लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आप लोग जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको एक क्लास समझ नहीं आई है तो आप लोग दोबारा इसको ऑन कर लेना, दोबारा पूरा वीडियो रिकॉल करके सुन लेना। मैं जरूर कह सकता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में है, क्योंकि थोड़ा सा टफ टाइप का है, थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, लेकिन समझने बहुत आसान है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं बताऊं, देखो एक तो होता है न्यूनवादी लोकतंत्र, न्यूनवादी को ही प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र कहते हैं, जो सिर्फ भैया कहता चुनाव वोट डालो, सरकार के पास सारी शक्ति चली जाती है। ठीक है, और जो वास्तविक लोकतंत्र होता है या अधिकतम जो लोकतंत्र होता है, वह लोगों को वोट डालने का भी अधिकार देता है और लोगों को समझ शक्तियां भी देता है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम करता है और समाज में समानता की बात करता है। ठीक है, और जो न्यूनवादी लोकतंत्र होता है वहां पर तानाशाही आ सकती है, वहां का राजा या जो शासक होगा वह तानाशाह डिक्टेटर भी बन सकता है। लेकिन जो वास्तविक लोकतंत्र होता है, वहां का जो राजा है या वहां की जो सरकार है वह तानाशाही नहीं बन सकती है। वह सरकार लोगों की भलाई के लिए, समाज कल्याण के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल वेलफेयर स्टेट, उस प्रकार की सरकारें हमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल आता है। जितनी बार मैंने 5-6 साल से इग्नू में एग्जाम हो रहा, जब से सिलेबस चेंज हुआ, खास तौर से एक बात हूं, जब से बीपीएससी 131 आई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये इसको जरूर करके जाना। अगला इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा जिसे हम लोगों को पढ़ना है कि लोकतंत्र के प्रकार। भैया लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लोकतंत्र कई प्रकार का होता है, जैसे शास्त्रीय लोकतंत्र होता है, ठीक है? उसी प्रकार से कुलीनवादी लोकतंत्र होता है, बहुलवादी लोकतंत्र होता है, सहभागी लोकतंत्र होता है, ठीक है? विमर्शी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र और ई लोकतंत्र होता है। तो लगभग 8 प्रकार का लोकतंत्र होता है। ये जो लोकतंत्र 8 प्रकार के होते हैं, ये कैसा होता है, इसकी क्लास जो होगी आपको मैं अगली क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे, कल जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो ये भी मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आप दोबारा रिकॉल करके आप ज़रूर सुन सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को देखने के लिए, ठीक है? और कोई सवाल होगा ज़रूर देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है?